आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए की मीडिया के चौपाल के कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं ऐसी शख्सियतें जिनके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो हस्तियां हैं जिनसे धमतरी के पत्रकारिता जगत को एक नया मकाम मिला है। जी हाँ, हमारे बीच में मौजूद है डीलक्स टाइम्स के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी, पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी और प्रखर समाचार के ऊर्जावान पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र साहू जी। आज हम बात करेंगे जिला अस्पताल की। जी हाँ, ये देखेंगे कि कहीं हुकूमत और अमले की बेपरवाही के चलते यह जिला अस्पताल खुद तो बीमार नहीं हो गया है, साथ ही हम ये देखेंगे कि सरकार बदलने के बाद जिला अस्पताल में क्या तब्दीली आई, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, क्या मरीजों की सहूलियतों में इजाफा हुआ। इन सब बातों पर हम बेबाकी से नजरिया जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद है रज्जाक रिजवी जी। रज्जाक रिजवी जी, साल के कैलेंडर बदल गए, सरकारें बदल गई, जिला अस्पताल में कोई तब्दीली आई है कि जस की तस है? जिला अस्पताल में पिछले एक साल में बहुत सी तब्दीलियाँ आई है। जिला अस्पताल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मरीजों की आवक भी बढ़ गई। यहाँ पर पहले करीब 400-450 मरीज आया करते थे, लेकिन आज ओटीपी में करीब 540 मरीज डेली आ रहे हैं। और वर्तमान में दवाइयों की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और जो ज़रूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका भी विकास हुआ है। भूपेंद्र साहू जी, आप भी बारीक नज़र रखते हैं और चूंकि ये शहर और ज़िले के सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या पाते हैं कि क्या देखा आपने कि कुछ सरकार बदलने के बाद तब्दीलियां दिख रही है, वहाँ कुछ व्यवस्था बदली है? नहीं, मुझे तो कोई बदलावट उतना खास कोई नज़र नहीं आया है। जैसे पुराने सरकार में थी अभी भी वैसे ही है। एक दो सुविधाएं ज़रूर बढ़ी है, अपनी कह सकते हैं कि कमी भी हुई है। जैसे सोनोग्राफी की बात करें तो पिछले सरकार में सोनोग्राफी आई थी, लेकिन अब तक परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से सोनोग्राफी मशीन धूल खा रही है। उसका जो डीएमएफ फंड से उसको सोनोग्राफी खरीदा गया था वो पैसा जाम है। हाँ, डॉक्टर यहाँ पर काफ़ी बढ़ गए हैं। डॉक्टरों की जो कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, और कई नए डॉक्टर्स भी आए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमियाँ जो मुख्य रूप से जो देखी जाती है, ट्रॉमा सेंटर की देखी जा रही थी, जो आईसीयू वार्ड की देखी जा रही थी, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। एक बड़ी कामयाबी अभी और हो सकती है, जो ऑक्सीजन का सेंट्रल यूनिट वहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो एक जो है सुविधा वहाँ पर मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से एक जिला चिकित्सालय होना चाहिए, औरों क्या अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन धमतरी ज़िले में देखा जाए तो न सिर्फ धमतरी बल्कि बालोद, कांकेर, गरियाबंद और दुर्ग ज़िले के भी लोग आते हैं काफ़ी संख्या में। वाकई ओपीडी 500 से 600 तक जाती है, लेकिन उस ओपीडी के हिसाब से यहाँ पर सुविधाओं की और दरकार है। सुधीर भैया जी, जहाँ तक के स्वास्थ्य अमले की बात हो, सबसे ज़्यादा जो गहराई से अगर नज़र कोई रखता है पत्रकार, तो वो है आदरणीय सुधीर गुप्ता जी। आपसे एक मेरा सवाल है कि आपने अपने डीलक्स टाइम्स में एक लेख छापा था, एक खुलासा किया था कि सीएचएमओ जो कार्यालय है वहाँ किसी प्रकार से खरीदी बिक्री में धांधली हुई है, अनियमितता हुई है। ये क्या मामला है, ज़रा बताने की कोशिश करें। सीएमओ के कार्यालय पूरी तरह से व्यवस्थित और सुरक्षित कार्यालय है। वहाँ पर बैठे लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर इन्हें संरक्षण प्राप्त है, और वे अपने कलम का जो उपयोग है, उपयोग करने के बजाय वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने चहेते ठेकेदारों को सप्लाई का काम देना, अपने चहेते लोगों को मतलब टेंडर में तो कम, कोटेशन सिस्टम में माल सप्लाई का ऑर्डर देना, और ये सब परंपरा को चालू रखे हुए हैं। पूर्व में मैंने कुछ समाचार छापे थे जिसमें पूर्व कलेक्टर डॉक्टर प्रसन्ना ने इस पर संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। कुछ में उन्होंने ये कहा था कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन मुझे पूरा प्रशासन और स्वास्थ्य अमला एक ही बराबर लगा। भ्रष्टाचार में लगाम कसने के बजाय वे भ्रष्टाचार में कहाँ से कैसा उपयोग, कैसा दुरुपयोग हो रहा है और कैसा पैसा आ रहा है, उसको ध्यान में देते हुए वो मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैंने जांच के लिए कई बार ऊपर भी लिखा। जांच में सूचना भी आई मुझे कि फलाना दिन कोई अधिकारी आ रहे हैं और आप बैठेंगे सबूत लेके, लेकिन मैं उनका इंतज़ार करता रहा। फ़ोन आता रहा कि हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी मुझसे मिला नहीं। जबकि पूरा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड जो मेरे पास है, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं रखा हूँ सूचना का अधिकार में निकाल के, उससे यहाँ तो इनकी पूरी वो हिल जाएगी।
कार्यालय ही हिल जाएगा। एक खबर आपने अपने उसमें अंक में छापा था कि यहाँ के जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको आशियाना नसीब नहीं है और संविदा वाले जो है वो मलाई खा रहे हैं। हाँ। ये क्या मामला है? बिल्कुल सही मामला है। कुछ और कर्मचारी हैं जो बाहर से आके यहाँ शासकीय क्वार्टर में रह रहे हैं, जबकि शासकीय क्वार्टर के लिए जो हक रखता है वो कर्मचारी शासकीय क्वार्टर के लिए भटक रहा है और इनको इसलिए मतलब शासकीय क्वार्टर नहीं मिल रहा है, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम बिका हुआ है। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पुनः रज्जाक भाई से। रज्जाक भाई, आपने बहुत सारी बातों को पहले अपने पत्रिका में छापा था और खुलासा किया था, शासन प्रशासन का संबंधित मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया था। आपके उस लेख के बाद, उस समाचार के बाद क्या कुछ उसमें हलचल हुई या मीडिया को आजकल एकदम दरकिनार कर दिया गया है? भूपेश सरकार के पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय अजय चंद्राकर जी, और अजय चंद्राकर के समय यहाँ की अवस्थाओं को हमने लगातार उठाया, खास करके ट्रामा सेंटर। हर साल हमारे धमतरी में सड़क दुर्घटनाओं में, खास करके नेशनल हाईवे में 70 से 80 लोगों की मौतें होती है। और ये धमतरी ज़िले का जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है, इसमें 5 जिले के लोग आते हैं, जैसे भूपेन भाई बताया, कांकेर है, नारायणपुर है, बालोद है। यहाँ के लोग अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यही इसी के ऊपर निर्भर है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए धमतरी में ट्रामा सेंटर बहुत अनिवार्य है और ट्रामा सेंटर के लिए NSUI ने प्रदर्शन भी किया है स्वास्थ्य मंत्री के सामने। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते माननीय अजय चंद्राकर जी ने एक बार भी जिला स्वास्थ्य अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया। ये बात लगातार हम यहाँ, इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई, TS सिंहदेव को भी यहाँ की विसंगतियों के बारे में हम अपने अखबार के माध्यम से बताते रहे और अभी बता रहे हैं। जैसे सुधीर भाई ने कहा है कि यहाँ पर अनियमितताएँ बहुत बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बहुत है करके। सवाल अब ये है कि अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार किस किस है पर किया जा रहा है और इनको संरक्षण कौन दे रहा है? सुधीर भाई, बिना संरक्षण के कोई कहीं ना कहीं आपको या हमको ये लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए लोग ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रायपुर में एक नेटवर्क काम करता है और धमतरी में भी कुछ लोगों की तार उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेकर के ये दवाइयों तक की सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आज आप उठाकर ये देखिए कि साल भर में धमतरी जिला अस्पताल में कितने करोड़ रुपए की दवाइयाँ सप्लाई हुई, मास्क कितने करोड़ रुपये का सप्लाई हुआ, सैनिटाइजर कितने लाख का सप्लाई हुआ करके आप यहाँ की बिल निकलवा करके देखिए, आपको पूरा पता लग जाएगा कि आम लोगों तक जो सप्लाई की गई वस्तुएं हैं ये वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची। मैं रज्जाक भाई पिछले अपने सूचना का अधिकार में एक जानकारी प्राप्त किया था कि धमतरी में कौन कौन सप्लायर हैं और क्या क्या सप्लाई करते हैं। तो मुझे एक सप्लायर जिसका नाम बार बार आता गया, हर महीने में 3-4 ऑर्डर उसको आरो कटना, उसके नाम से सप्लाई करना, वो था गद्दा, तकिए और मतलब सारे सामान का सप्लाई करना। एक गद्दा जो मार्केट में और कलेक्टर रेट में 3300 रुपये रेट है उसका, अच्छा, उसको 8300 रुपये में 8300 रुपये में खरीदा गया। मतलब सीधा सीधा 5000 रुपये ज़्यादा। 5000 रुपये का बंदरवाट हुआ कि 5000 रुपये ज़्यादा में लिया कि कौन सा स्पेशल गद्दा खरीदे, ये CMHO कार्यालय के माध्यम से, ये एक जांच का विषय है। ये सब चीज़ों को मैंने लिख के स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी जी के मतलब शिकायत शाखा में सब जगह भेजा। वहाँ से कागज आए, कागज आने के बाद सब जने ने कहा, हर अधिकारी ने, इसकी जांच पूरी तरह से ईमानदारी से किया जाएगा। लेकिन वार सरकार, चाहे भाजपा हो चाहे वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, भूपेश जी को इसकी जानकारी कितनी है या उनके मंत्रालय को नहीं मालूम। लेकिन एक बहुत अच्छा स्पष्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कथित कुछ नामचीन स्वास्थ्य विभाग में सप्लायर ये पहुँचे स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में। अच्छा अच्छा अच्छा। बंगले में उन्हें कोई पुराने वहाँ के जो अधिकारी हैं वो देखे कि यार ये इन लोग कैसे आए हैं। हाँ। तो उन्होंने जाके शायद अंदर मंत्री जी को कहा कि PA को कहा कि उनके सेक्रेटरी को कहा, मालूम नहीं, उनको तत्काल बोले कि इनको उल्टा पैर खसकाओ यहाँ से। अच्छा। एक बार भाजपा शासन में इन्हीं सब तथाकथित लोगों द्वारा सरकार बदनाम हुई है। अब दोबारा हम बदनाम नहीं होना चाहते, तो वह TS सिंहदेव इसमें बधाई के पात्र हैं। उनके कार्यालय से उनको भगाया गया है, ऐसी सूचना जानकारी गोपनीय ढंग से मुझे प्राप्त हुई है। सही है। तो ये सिर्फ गए थे उसी लिए कि फंड लाओ और खेल करो। सुधीर भाई, जैसे अपने धमतरी जिले में एक चीज और बताना चाहूँगा रज्जाक भाई जी,
मैं क्षमा चाहूँगा, आपकी बात को काट रहा हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि धमतरी शहर का एक व्यक्ति जो किसी दवाई सप्लायर के यहाँ काम करता था 15,000 रुपये महीना में, अच्छा, आज वो अरबपति है ना। क्यों अरबपति है? क्योंकि उसने जो रायपुर में वित्त विभाग में सेटिंग किया, एक कोई शख्सियत है, उससे वो फंड लाता है, फंड को धमतरी, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद आसपास सब ले जाता है और स्वयं काम करता है। 50-50 में काम होता है। मंत्रालय में बैठे वो 50% इनका। अब वो 50-50 में काम कर रहे हैं तो दवाई कितना दे रहे हैं कि नहीं, कि फर्जी बिलिंग हो रही है, ये जांच का विषय है। सुधीर भाई, जहाँ तक मेरी जानकारी है, धमतरी जिले में, है ना, एक तो मुख्य जिला स्वास्थ्य हॉस्पिटल ये हो गया और 4 सामुदायिक केंद्र हैं यहाँ पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और 119 उप स्वास्थ्य केंद्र है और 69 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप धमतरी में देख रहे होंगे जिला अस्पताल के सामने में एक रेड क्रॉस के द्वारा संचालित दवाई दुकान है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ बिकने का है। और पिछले आप 5 साल से उठा करके देखिए, सिर्फ एक व्यक्ति और एक फर्म उस जेनेरिक दुकान मतलब औषधि केंद्र को चला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो खुद ब्रांडेड दवाइयाँ लिख रहे हैं। एक्चुअल में ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने का नहीं है और वहाँ से कायदे से जेनेरिक दवाइयाँ ही बिकनी चाहिए। आज आप देखिए उस दुकान का काउंटर डेली का कम से कम 50 से 60 हज़ार का है, और इसमें यहाँ पर करीब पिछले 12 साल से जो जमा एक डॉक्टर है उसको संरक्षण मिला हुआ है। बिल्कुल जमा है। बिल्कुल। आपको धमतरी डिपो काके डिपो से यहाँ 370 किस्म की दवाइयाँ सप्लाई होती है। आप जा करके देखिएगा कि हमेशा यहाँ पर आपको 40-50 दवाइयाँ कम मिलेगी। अब ये दवाइयाँ कम क्यों मिली जाती है? उसकी आपूर्ति उस मेडिकल स्टोर से होती है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर खेल चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप यहाँ पर जो वाहन है, करीब 60-70 वाहन चलते हैं, कि एक वाहन में अगर आप मान लो डीजल और पेट्रोल भी लगता होगा साल में, इस पे जो मेरी जानकारी के हिसाब से पता लगा कि पिछले साल 25 लाख रुपया के लोग पेट्रोल डीजल वाले को भुगतान किए। और कहाँ इतनी वाहनें चलती, क्या चलता है कोई पता नहीं। जबकि 8 एम्बुलेंस जो संजीवनी वाहन है वो एक कंपनी से इन लोगों ने विशेष करके लिया हुआ है, और अभी 2 वाहन विशेष चल रहे हैं मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत, जिसमें एक विशेषज्ञ डॉक्टर भी है। आप ये देखिए कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के सप्लाई के नाम में यहाँ लाखों रुपया का गोलमाल हर साल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये खेल चल रहा है। भाई इसमें लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे जिला अभी ये धमतरी में हमारे यहाँ एक मनोचिकित्सक की कमी है, लेकिन 20,000 लोगों का एक साल में यहाँ पर इलाज हुआ है। लेकिन अब उसके लिए एक बजट आया हुआ है, बजट के तहत यहाँ पर उनके लिए 6 बिस्तर का हॉस्पिटल बनना है, लेकिन ये काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। वैसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उसके लिए 10 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनना है, ये काम भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन प्राथमिकता किस काम को देते हैं इन लोग? जिसमें कमीशन मिलता है, पैसा कमीशन मिले जी। धमतरी आप भाई, जब चिकित्सक नहीं है तो कौन इलाज कर रहा है? नहीं, चिकित्सक 19 पद स्वीकृत है भाई साहब, जिसमें से आज की तारीख में 9 पद यहाँ पर रिक्त हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा ट्रामा सेंटर, तो ट्रामा सेंटर के लिए आपको 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए और उसके लिए 8 लोगों का एक अलग से पूरा सेटअप चाहिए करके। ये बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन जो जगह थी सामने में जिसको आरक्षित किया गया था जिला हॉस्पिटल के लिए, पता ये चला है कि वो ज़मीन किसी एक आदमी को, वो भी एक मेडिकल संचालक को 1.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। किसने बेचा? अब बेचे हैं वो जमीन को, उस जमीन को क्या किया गया? उद्योगपति ने नजूल कार्यालय से सेटिंग करके उस जगह को लिया। हाँ। और उद्योगपति ने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में बेच दिया। सुधीर भाई, आपको याद होगा आज से 8-10 साल पहले की बात है, जब मैं नवभारत में शुरू में आया था तो यहाँ पर एक आई हॉस्पिटल बन रहा था, और उस आई हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने जगह सुरक्षित करके रखवाया था, हमारे मतलब इन्हीं की जगह थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, कुछ सम्राट लोगों को खेलने के लिए ये लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। अब आप ये बता दीजिए, जो जगह आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है, वहाँ पर आप बैडमिंटन कोर्ट बना लिए, उस जगह का क्या उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो सिर्फ खेल कूद के लिए। क्या हो रहा है भाई उस जगह? और कुछ ही नहीं है, ना कोई टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, ना कोई खेल कूद हो रहा है। वो इतनी बड़ी ज़मीन है, सोता में करीब 4,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, जिसमें वो कोर्ट बना हुआ है। कोर्ट बना हुआ है। पिछले कलेक्टर जो थे रजत बंसल, उन्होंने एक बीच में निरीक्षण भी किया था। वहाँ पर जब रिकॉर्ड में आया तो पैकरा जी ने बताया कि लगभग 10 एकड़ की ज़मीन वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की है। उसमें से कुछ को अभी तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन किया जा सकता है अभी, जैसे क्योंकि पुरानी जो अस्पताल काफ़ी जर्जर की स्थिति में आ रही है, नया जो सेटअप तैयार किया जा रहा है उसमें वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक
कमी दिखाई देती है, हम कह सकते हैं जनप्रतिनिधियों की, प्रशासनिक लोगों की। तो नहीं, वहाँ पर एक नया सेटअप लाया जा सकता है। डॉक्टर अपनी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वहाँ पर दबाव भी आता है, इसलिए कई बार इस्तीफों का दौर भी चला जाता है। कई डॉक्टर इस्तीफे दे चुके हैं, कई डॉक्टर अभी भी इस्तीफा देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। मालूम चला डॉक्टर साहब आपको? उसमें ये लगता है कि दबाव वहाँ पर नजर आता है लोगों को। यहाँ जागरूकता की कमी है सुधीर भाई। अखबार चाहे कितना भी लिखे, लोगों की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। जनप्रतिनिधि अपने हक के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ता है, उसी प्रकार अगर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़े ना, तो ये आप मेरे को बता दीजिए कि मौजूदा जो विधायक है रंजना साहू, है ना, या इसके पहले आदरणीय गुरमुख सिंह होला जी विधायक रहे हैं, कितने बार यहाँ की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। भाई देखो, अब वो प्रश्न कितने लगाए नहीं लगाते देवेंद्र भाई, कोई जागरूकता नहीं है उनकी। नहीं, ये सही बात है, जागरूकता होना जरूरी है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम पूरी उम्मीद के साथ उनको चुनते हैं, उनका पूरा अधिकार क्षेत्र रहता है। जिस ढंग से वो सारी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ना उनको बहुत जरूरी है। और सुधीर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर सर्विस करते हैं, और इस दरमियान में उनकी एक हम ही लोग एक अच्छी आभा बना दें, उनकी वो बना देते हैं इमेज। उसके बाद वो क्या होता है, कुछ दिनों में जा करके वो अपनी अलग से नर्सिंग होम खोल लेते हैं, पानी है ना। और इसमें हालांकि शासन की तरफ से पाबंदी कुछ नहीं है, कोई बैन नहीं है करके, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब वो तो सब चीज़ ऐसा है, उनका पर्सनल मामला है। सबसे पहले ये देखा जाए कि इन लोग क्यों खोले हैं, खोलने का कारण क्यों है। उस समय जरूरत आज भी मैं 4 डॉक्टर थे जानता हूँ सुधीर भाई, जो इलाज यहाँ समय कम देते हैं और सबसे ज्यादा वो अपनी डिस्पेंसरी घर में बुला के उनका इलाज करते हैं। हम आपको बता रहे हैं भाई साहब, इसी को बता रहे हैं हम आपको। ये स्थिति हो गई देवेंद्र भाई। उनकी गाड़ियां खड़े रहती है हॉस्पिटल में, हाँ, और बराबर उनको वहाँ से भेजा जाता है कि फलाना गाड़ी में जाओ और फलाना वहाँ पहुँचो। सरकारी अस्पताल के जितने मरीज हैं वहाँ भेजे जाते हैं हॉस्पिटल। रायपुर के चिन्हित 4 नर्सिंग होम है जिसका हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, और 4 नर्सिंग हॉस्पिटल में यहाँ के करीब 6 डाटा लोगों का उनके साथ वो है सेटअप। उसके तहत क्या होता है, जैसे कोई भी मरीज आए जिनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में हो सकता है, लेकिन वो यहाँ ना करके सीधा उनको रायपुर रिफर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये रज्जाक भाई और सुधीर भैया ने एक ज़्यादा हो गई मामला उठाया, नागरिक के जन जागरूकता। जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो एक मामले बीते दिनों में आए, जब कभी मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता इन भ्रष्टाचार या अनियमितता को उजागर करने की कोशिश करता है, तो या तो वो एक्सटॉर्शन के केस में चला जाता है या एक्ट्रोसिटी केस में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो बातें आ रही है, उसको आप क्या मानते हैं? ये क्या मीडिया या आम नागरिकों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे तरफ छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो है एक दबाव के लिए है, ताकि वो हरासमेंट में आ जाए और वो इस प्रकार के आगे की जो वो कार्रवाई करना चाहता है, वो मीडिया का पत्रकार या आरटीआई लगाना चाहता है या कोई भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना चाहता है, तो वो फिर कई ऐसे होते हैं दबावपूर्ण में आ जाते हैं। हालांकि सुधीर भैया जैसे लोग बिल्कुल दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो दबाव में आ जाते हैं, तो वो इनका ये समझो कि हथियार है उनका। ये एक्ट्रोसिटी या एक्सटॉर्शन का जी ये डायरेक्ट बोलते हैं उन लोग कि अगर ज़्यादा हमारे पीछे पड़ेंगे तो फंसा देंगे, सूचना का अधिकार लगाओगे तो फंसा देंगे, फलाना एक्ट में फंसा देंगे, इसमें फंसा देंगे, ये डायरेक्ट बोलते हैं उन लोग। और कुछ निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर और जिला अस्पताल के डॉक्टरों का बहुत अच्छा इन लोगों के बीच में गठबंधन है, ट्यूनिंग है ना। आज आप देखिए यार, 1 साल में कोई आदमी खोलता है यहाँ पर नर्सिंग होम, और देखते देखते वो 2 साल में हमको पता लग जाता है कि साला करोड़ों का मालिक बन गया करके। और वो जो करोड़ों का मालिक बनता है ना, तो ये मान के चलना जिला हॉस्पिटल की बदौलत ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। रज्जाक भाई, अभी जो बात चली थी, आपके पत्रिका का एक विषय था पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, जो भूपेश सरकार ने लागू किया है। तो क्या ऐसी, क्योंकि ये जो अभी हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे यह जो बीमारी है वो दूसरे विभागों में भी जा रही है। क्या अगर कोई पत्रकार या कोई जागरूक नागरिक अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता है, तो उसको यही दाव इस्तेमाल किए जाते हैं, दाव पेच। तो पत्रकार सुरक्षा अधिनियम में इस बात को उठाया जा सकता है। आपकी पत्रकारिता जो होनी चाहिए वो ईमानदारी पर होनी चाहिए। आप अगर तथ्यपरक बात नहीं करोगे या फर्जी तरीके से किसी को डोमिनेट करोगे, तो डेफिनेट आप उसके शिकार बनोगे। और ईमानदारी से आप कीजिए ना यार, विसंगतियाँ दिख रही है, आप मरीजों से मिलिए, डॉक्टरों का वर्सन लीजिए, दवाइयाँ कहाँ से सप्लाई हो रही ये पता लगाइए। आप यहाँ पर देखिए कि कितने बिस्तर हैं और बिस्तरों में कितने मरीज हैं करके, चादर कहाँ से लाई जा रही है, कंबल की सप्लाई कहाँ से की जा रही है, बल्ब से लेकर के रंग रोगन तक क्या किया जा रहा है। आप ईमानदारी से बातों को रखिए ना, आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा।
शिविर भी है एक मामला, और जो आपने उजागर किया था कि नर्सिंग होम को सुरक्षा या उसको रूल्स फॉलो कराने के लिए कि कोई समिति बनी थी और कुछ चंदा बंदा इकट्ठा हुआ था ऐसे। मुझे ऐसा पता चला था, तत्कालीन कलेक्टर साहब थे डॉक्टर प्रसन्ना जी, उनके कार्यकाल के समय की बात है, उनसे कंप्लेन भी हुई थी मौखिक रूप से कि धमतरी में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर किसी के बोलने से अच्छा, चंदा एकत्रित किए थे कि हमको संरक्षण चाहिए। जब देखो तक नर्सिंग होम एक्ट को लेके दुनिया भर की सब होते रहती है, तो एक अमाउंट फिक्स हुआ था नर्सिंग होम का, निजी अस्पतालों का एक अमाउंट फिक्स हुआ था और पैथोलॉजी क्षेत्र में एक अमाउंट फिक्स हुआ था। ऐसे 3 अमाउंट फिक्स होके लगभग मतलब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा होने की जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई है ये एक जांच का विषय है। धमतरी जिले में करीब 24 नर्सिंग होम है। हाँ, और नर्सिंग होम एक्ट की अगर इसकी जो मापदंड है, नियम कानून कायदे कोई भी हैं, नहीं उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 70% जो है नर्सिंग होम इलीगल तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल है सही ना। बात। उनको जो स्पेस होना चाहिए, डॉक्टरों को जो सेटअप होना चाहिए, है ना, जो बिस्तर होना चाहिए, वैसे कुछ भी नहीं है साहब। करीब 70% हॉस्पिटल उसी का तो- सेटिंग के साथ चल रहे हैं यहाँ इसी का पर। तो बता रहा हूँ ना। धमतरी ब्लड बैंक की बात बताता हूँ आपको। यहाँ की जो खपत है ना, पिछले 5 साल से इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई है, जबकि जिला हॉस्पिटल में आज मरीजों की संख्या 40% ज़्यादा बढ़ गई है। आज आप चले जाइए, अगर आपको बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव जो भी ब्लड अगर आपको चाहिए तो खुले बाजार में आपको वहीं पर 2,500 से लेकर 3,000 में मिल जाएगा। 2500 रुपए में तो दलाल घूम रहे हैं वहाँ। हाँ, 2,500 से 3,000 में आपको ब्लड मिल मैं जाएगा। अपनी मिसेज के लिए 2500 रुपए में ब्लड लिया हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं? अच्छा, इसके अलावा एक बात ये भी है कि हम यहाँ के निजी डॉक्टरों से जेल भाई, लिया हूँ मैं। कुछ डॉक्टर हैं जो ईमानदारी से और मानवता की सेवा कर रहे हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा डॉक्टर संजय वानखेड़े का। डॉक्टर संजय वानखेड़े ऐसा है कि आप रात को 12 बजे भी चले जाओ, वो चल के आएंगे। बहुत ईमानदार है ना? डॉक्टर हैं। जिला अस्पताल का एक एसएनसीयू यूनिट है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। दूसरे जिले के लोग भी वहाँ पर आते हैं। ओपीडी बढ़ा है, नो डाउट। ओपीडी बढ़ने का कारण भी डॉक्टरों का डॉक्टर, मेहनत है। सही बात है। समय पे डॉक्टर आते हैं, ओपीडी लेकिन करते अपन को तो सुधीर भाई धमतरी जिला अस्पताल दिखता है ना, लेकिन इस जिले की आबादी 8 लाख है। चलो हम ये मान लेते हैं कि 1.25 लाख धमतरी के लोगों को जिला अस्पताल से सुविधाएं मिल रही है करके, या जो आजू बाजू के जो बालोद हैं, काकेर है, नारायणपुर के, इनके लोगों को मिल रही। लेकिन जो इंटीरियर क्षेत्र है, खास करके वनांचल, सही बात है। जिसमें बोराई आ जाइए, खल्लारी किन्नर आ क्षेत्र जाइए, है। खल्लारी आ जाइए। आज क्या होता है, बारिश के समय देवेंद्र भाई, वहाँ पर नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, लोग चल नहीं पाते, ना वहाँ पर ये संजीवनी एक्सप्रेस जाती है। नहीं जी, ऐसी स्थिति में आज भी हमारे वहाँ के रहने वाले जो मरीज हैं ना, झाड़ फूक वालों के ऊपर निर्भर हैं। बिल्कुल सही कहा। अभी मैंने सवाल यही था आपसे कि पीएससी की स्थिति क्या है जिले में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमतरी जिले में 169 है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कई में मितानिनों के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्टाफ की बहुत कमी है। वहाँ दवाइयों की कमी है। वहाँ आपको अगर साधारण सी चोट भी लग जाएगी ना, तो कोई मरहम पट्टी लगाने वाला नहीं है। और उसकी बात छोड़ो ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा जाकर के देखिए क्या स्थिति है। जबकि बहुत फेमस जगह है। हाँ, गुजरा बहुत फेमस जगह है। स्टाफ की बहुत कमी है। अभी पिछले अंक में मैंने भी अभी खल्लारी क्षेत्र का मामला उठाया था, तो वहाँ पर जब वहाँ के बीएमओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो डॉक्टर थे वो आरएमए है एक, और साकरा की टीम खल्लारी हफ्ते में 1 दिन जाती है। मतलब सोचिए कि खल्लारी क्षेत्र के लोग कैसे करते होंगे। मजबूरीवश उन्हें नगरी आना पड़ता है, धमतरी आना पड़ता है, मोटी रकम खर्च करना पड़ता है। तो जो सरकार की जो मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुँचे, वो उस क्षेत्र में नहीं पहुँच पाता है। बारिश के दिनों में तो उनका संपर्क कट जाता है चारों पूरी तरीके से कट जाता है। उनका तो भगवान ही मालिक रहता है वाली बात। अभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं पायलट और ईएमटी लोग, जो 24, आप परसों भी सुनोगे कि एक जिनका सुरक्षित प्रसव कराए करके। अच्छा, होता क्या है, ये ईमानदारी के साथ मरीज को लेके आते हैं और बेचारे अपने आप को जोखिम में डाल करके लेके आते हैं। दूसरा, जो संजीवनी एक्सप्रेस में भी ना जो सुविधाएं होनी चाहिए, कई संजीवनी एक्सप्रेस में ऑक्सीजन तक सिलेंडर नहीं होता है। हाँ। ऐसे मेरी जानकारी से करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बताओ। मलेरिया देखिए आप साहब, धमतरी जिला जो है ना मलेरिया से ग्रसित है। आपके करीब नगरी ब्लॉक तो पूरी तरीके से उसके लिए आरक्षित है। मलेरिया से हमारे धमतरी जिले में 5 साल के अंदर करीब 26-27 लोगों की मौत हुई है। हमारे जो मेचका है, बिरन सिल्ली वगैरह जो है, वहाँ के सीआरपीएफ के जवान जो है मच्छर काटने से परेशान हो जाते हैं। जिनको उनको माओवादियों से डर नहीं है, उससे ज़्यादा उनको मच्छरों से डर है। सही कहा आपने। तो ये था मीडिया का चौपाल,
जिसमें हमारे जागरूक पत्रकारों ने बेबाक नज़रिया रखा, ना कोई सियासत, ना कोई शिकायत, ना कोई अदावत, बातें हुई, मुद्दे की। हमारे बीच में मौजूद थे डिलक्स टाइम्स के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम आभार मानते हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी का, और साथ ही हम हृदय से आभारी हैं डॉक्टर भूपेंद्र साहू, प्रखर समाचार के ऊर्जावान पत्रकार के। जाते जाते हम इतना ही कहना चाहेंगे, फिर जो हर एपिसोड में आपसे गुजारिश करते हैं कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए आप बचाव के उपायों को अपनाते रहें, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और एक खास बात, अब कोरोना एक नए स्ट्रेन में ताकतवर बनकर का हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और समाज को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।